तो आज की वीडियो में हम एक्सक्रेशन एंड रेस्पिरेशन नाम के एक चैप्टर को देखने वाले हैं, जो कि एमएससी फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखने से ही पता चल जा रहा है। ये एक्सक्रेशन की प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस तरीके से इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत होती है, इसी के बारे में हमें समझना है। बाकी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। बाकी अभी आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी, बहुत ही नॉर्मल। बस ध्यान से आपने समझने की कोशिश करनी है। इसके अलावा अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बेल आइकन ऑन नहीं किया है, जो कि नहीं है किया है, घंटी आप लोग बजाते ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। हमने देखा एक दिन अपना वो जो नोटिफिकेशन क्या कहते हैं यार, वो जो पूरा डैशबोर्ड होता है यूट्यूब का, वहां पे हमने खोल के देखा तो मात्र 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेल आइकन को ऑन किया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ऑन कर लेना चाहिए तो ऑन कर लीजिएगा, इससे आपका फायदा ये होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएगी। अब आइए काम की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्सक्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में या एक्सक्रेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, इसको हमने समझना है। तो आपने इतना तो जान ही लीजिए कि अलग अलग प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अलग अलग प्रकार के एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। मैं कुछ 5-6 नाम आपको बताऊंगा, तो इसका मतलब यही नहीं है कि हर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर यही 5-6 प्रकार के जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन हैं वही आपको देखने को मिले। इसके अलावा भी अलग प्रकार के आपको एक्सक्रेटरी ऑर्गन देखने को मिल सकते हैं। इससे आपने क्या समझा? इससे आपने ये समझा कि ज्यादातर के अंदर ये 5-6 प्रकार का एक्सक्रेटरी ऑर्गन पाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर यही पाया जाए। इसके अलावा भी और भी प्रकार के एक्सक्रेटरी ऑर्गन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिबल कॉलम यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन नहीं पाया जाता है, वो आपके इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। डाउट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीज़ों के बारे में यानी कि कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के बारे में इस सिलेबस में ही मेंशन किया गया है, तो हमें उनको भी बहुत अच्छे से समझना है, देखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझी होंगी। तो ये हमने बेस बना लिया है। अब जरा सा हम एक्सक्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। लेकिन एक बात समझिए, अभी आपको यही नहीं पता है कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर किस किस प्रकार के फाइलम आते हैं, तब न समझेंगे कि उस फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में कौन प्रेजेंट है। तो पहले तो ये तो जानिए कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं। तो देखिए कुछ गिने चुने फाइलम्स के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, माफ कीजिएगा। तो प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया, नेमेटोड, एनिलिडा, इकेनोडर्मेटा हो गया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सब क्या है? ये सब आपके इनवर्टिब्रेट्स फाइलम के नाम हैं। तो इससे आपने ये तो क्लियर, ये तो समझ ही लिया होगा कि इन सभी के बारे में हमें समझना है कि इनके अंदर, या इन सभी के ना कह के इनमें से कुछ के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि इनके अंदर एक्सक्रेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है और उस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करते हैं। ये दो चीज तो हमें समझनी पड़ेगी। तो उनमें से कुछ के नाम तो मैं आपको भी यहीं पे दिखा दे रहा हूं कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। कुछ के नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे प्रोटोजोआ के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नाम का समझिए एक ऑर्गन होता है। क्या? प्रोटोजोआ के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नाम का एक ऑर्गन होता है जो एक्सक्रेशन की प्रोसेस को करता है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से हमारे अंदर एनस होता है और वहां से एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है, उसी तरीके से उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जहां पर एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है। ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल के अंदर नेफ्रीडिया, ठीक है, नेफ्रीडिया या कह लेते हैं कि फ्लेम सेल सिस्टम जो होता है वो आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करता है, ठीक है। बाकी इंसेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स नाम का ऑर्गन होता है जो एक्सक्रेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो यही आप कुछ छोटे छोटे नाम समझ लिए। इसके अलावा भी आपका कुछ मैं नाम आपको बता देता हूं।
जैसे कि आपके रेनल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, ये भी ऐसे ऑर्गन हैं जो कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं या आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करते हैं। तो इतनी चीज़ें तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि अलग अलग प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अलग अलग प्रकार के एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने नाम बताए बस इतने ही होते हैं, इसके अलावा भी और भी कई ऑर्गन होते हैं जो उस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इतनी चीज़ें एकदम क्लियर, ये हमने समझ लिया कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं वो भी समझ लिया। अब जरा एक्सक्रेशन की प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस में कौन सा एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में वर्क कर रहा है। तो देखिए, एक्सक्रेशन को डिफाइन करना कोई बड़ी बात है नहीं, और बहुत सिंपली डिफाइन करना चाहे तो आप कह सकते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उस खाने में प्रेजेंट जो टॉक्सिक एलिमेंट होता है या टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, और उस कुछ बचे हुए सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वही आपकी एक्सक्रेशन कहलाती है। अब थोड़ा हिंदी में समझ लीजिए, एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन करना, यानी कि किसी चीज़ को बाहर निकालना। तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो हमारी बॉडी में पड़े पड़े क्या होंगे, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होंगे। ऐसे सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और यही प्रोसेस आपकी एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन कहलाती है। अब इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, बाकी चीज़ें एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म expel metabolic waste product and any other substance from their body। वही चीज़ कही गई है कि एक्सक्रेशन वह प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस ही क्या है, एक्सक्रेशन है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को ही ले लीजिए, हम लोग पर डे बाथरूम जाते हैं और अपने अंदर मौजूद जो भी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर करते हैं। बस फ़र्क यह है कि एनस के थ्रू बाहर करते हैं। तो हम लोग के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है उसमें कई चीज़ इन्वॉल्व होती है। कई चीज़ मतलब आपका लंग, मतलब आपकी किडनी भी आ जाती है, यूरेथ्रा, यूरिन ब्लैडर, ये सारी चीज़ें आती हैं जिनके, और फिर आपका एनस, ये रेक्टम, ये सारी चीज़ें मिलकर एक आपका कह सकते हैं कि ऑर्गन यानी कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। और ये सारी चीज़ों के हेल्प से हम टॉक्सिक सब्सटेंस को अपनी बॉडी से बाहर करते हैं। वैसे ही अलग अलग इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी इसके लिए पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं जिनके थ्रू वो अपने टॉक्सिक सब्सटेंस को शरीर, और जिनमें आपका इसके इस कार्य के लिए एक्सक्रेशन के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। जैसे आपका हाइड्रा है, उनमें पर्टिकुलर ऑर्गन यानी कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ये प्रोसेस कर लेते हैं। चलिए आगे देखिए, एक्सक्रेशन इज ऑब्जर्व्ड इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेंस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। सिंपल सी बात है कि बहुत ये मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, इस वजह से ये बहुत ही लाइफ की इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन सर्टन बेसिक प्रोसेस, एक्सक्रेशन इज अमॉन्ग देम। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉलो डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के एक्सक्रेशन के मोड को फॉलो करते हैं। वी ऑल obtain our nutrients for different sources which are later digested and metabolized in our body. After metabolic reaction, the body start to sort out useful and toxic substance in इंडिविजुअल। देखिए ये सारी बातों का यही है कि वी ऑल ऑब्टेन, हम सभी न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करते हैं अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, और जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाता है तो वो डाइजेस्ट होता है। मेटाबॉलिक जब रिएक्शन होता है तो उसमें से क्या होता है कि जो यूजफुल चीज़ होती है और जो हार्नी मतलब माफ़ कीजिएगा, जो आपकी टॉक्सिक जो सब्सटेंस होता है वो उनको बॉडी छांटती है, अलग अलग करती है, और जो यूजफुल चीज़ है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको बॉडी आगे की तरफ भेज देती है, यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको आगे की तरफ यानी कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन के तरफ भेज देती है, और वहाँ से वो चीज़ें हमारी बॉडी के थ्रू बाहर कर दी जाती है। और यही प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट मेटाबॉलिक वेस्टेज को बॉडी से बाहर किया जाता है, यही प्रोसेस आपकी एक्सक्रेशन कहलाती है। कहानी खत्म। तो हम उम्मीद करता हूँ प्यार से सब चीज़ समझ में तो आपको आई गई होगी।
अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट होता है कि एक्सक्रेशन की प्रोसेस सिर्फ एनिमल ही करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एनिमल और प्लांट दोनों ही एक्सक्रेशन की प्रोसेस करते हैं। ये मन में डाउट हटा लीजिएगा, प्लांट भी एक्सक्रेशन करते हैं, ये चीज़ मन में डाल लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके एनस के ही थ्रू इंसान एक्सक्रेशन की प्रोसेस करता है। नहीं नहीं भैया, बॉडी की जो स्किन होती है ना, उसके थ्रू भी एक्सक्रेशन की प्रोसेस की जाती है। लेकिन अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी मैंने आपके नोट्स में कोई कमी नहीं रखा है, इतना भर भर के लिख दिया है। एक बार पढ़ लेंगे, जैसे किताब की कहानी की तरह नहीं याद होता है, वैसे ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। थोड़ा सा आपको मैं ये सारे वर्ड्स को जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उनको कम शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, जब हम कोई खाना खाते हैं ना, तो उस खाने के साथ बहुत सारे यूजलेस प्रोडक्ट भी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है। फिर जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो और भी ज़्यादा ये टॉक्सिक हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में कुछ ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए या कुछ ऐसे पाथवे होने चाहिए जिनके थ्रू इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर किया जा सके। तो वही जो प्रोसेस है जिसके थ्रू इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर किया जाता है, वही एक्सक्रेशन कहलाता है। वही चीज़ यहाँ तक लिखी हुई है। इसके बाद लिखा है समटाइम्स द वेस्ट इज फॉर्म इन आवर बॉडी कैन बी वेरी टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिक एट दैट टाइम दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट एंड देन अलाउड टू एलिमिनेट। तो यहाँ पे कहा है कि कभी कभी जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होता है। तो ऐसी कंडीशन में पहले तो उसे कम टॉक्सिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। और अंत में आपको बताया कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना अपना अलग अलग प्रकार का मैकेनिज्म और अलग अलग प्रकार का एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, जिनके थ्रू वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होते हैं, जो आपके गंदे वेस्टेज प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, उनको वो बॉडी से बाहर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका हाइड्रा हो गया, ये एक्सक्रेशन की जो प्रोसेस है वो बॉडी सरफेस से करता है, ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू करता है। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस में वो इस प्रोसेस को एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, यानी कि उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसका नाम है फ्लेम सेल्स, उसके थ्रू वो अपनी एक्सक्रेशन की प्रोसेस करता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक्सक्रेटरी ऑर्गन के थ्रू, मतलब एक्सक्रेटरी ऑर्गन के तरह कौन वर्क कर रहा है, आपका फ्लेम सेल वर्क कर रही है। पीछे हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा प्रार्थी, माफ करिएगा। वो पता नहीं कहाँ लिए थ्रू तरह इस सो के उठ के वीडियो नहीं बनाना चाहिए। एक तो वीडियो की वॉइस की ऐसी की तैसी हो जाती है, ऊपर से पता नहीं कहाँ निकल रहा है मन से। तो यहाँ तक हमने एक्सक्रेशन को भर भर के देख लिया, एकदम भर के, एकदम एकदम आत्मा तृप्त हो गई है। मतलब इतना कंटेंट मिल गया है लिखने के लिए कि अब दिक्कत तो नहीं होगी भैया, अब हम एकदम खुशहाल जिंदगी हमारी बीत जाएगी। चलिए, अब हमें ये समझना है कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कुछ के तो नाम इन्होंने सिलेबस में ही मेंशन किए हैं, जैसे सिलोम हो गया, इसके अलावा जो आपका ट्यूबुल्स है और आपका नेफ्रिडिया हो गया, इनके नाम मेंशन किए गए हैं, तो इनको तो हमने देखना ही देखना है। तो आइए एक एक करके इनवर्टिब्रेट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आने वाले जो फाइलम हैं, उनमें किस किस प्रकार के एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं, उनमें से कुछ के बारे में तो आइए हम देखते हैं। लेकिन ये बात पहले क्लियर कर लीजिएगा कि ये जो सिलोम वाला टॉपिक है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जहाँ पे मैंने बहुत आसानी से बताया था कि आपके एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में जो प्रेजेंट स्पेस होता है, वही स्पेस आपका क्या सिलोम के नाम से या बॉडी कैविटी के नाम से जाना जाता है। वही वाला सिलोम है। 3 प्रकार के होते हैं, सिलोम, एसिलोमेट और आपका स्यूडोसिलोमेट। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वही वाला सिलोम है जो आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करता है कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। हाँ, लेकिन ये सब ठीक है मालिक, लेकिन एक बात बताओ, ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है? ऐसा मन में बच्चों का क्वेश्चन आ सकता है भाई। जो हिंदी से है वो आपको वैसे भी कमेंट आया था कि काई हिंदी इंग्लिश लिखते हो, कुछ समझ में ही नहीं आता हमको। वो तो आज एक अच्छा भी कमेंट आ गया इनका, वरना हम तो मरने ही वाला था। लेकिन थैंक यू, आपने ये कमेंट करके हमारी दुविधा को, हमारे मन में आई हुई शंका को दूर किया, वरना कुछ दिन पहले तो एक मनई हमको इसके ऊपर गरिया रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या कह रहा था मालिक? अरे साफ साफ लिखा हुआ था कि कुल का हिंदी इंग्लिश किया है, कुछ समझ में भी नहीं आता, कुल हिंदी इंग्लिश आपस में मिक्स कर दिया है, कुछ समझे में नहीं आता। हम तो अच्छा ही समझ के लिखता था कि लोगों को समझ में आएगा, पता नहीं कहाँ लिए उनको समझ में नहीं आया। लेकिन आज ये कमेंट आने की वजह से बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो भैया, हम ही को ना और भी लोगों को समझ में आता होगा।
तो जिन्होंने इतना प्यारा सा कमेंट किया उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बड़ा वाला धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने ऐसा कमेंट किया था कि का ही कर रहे हो, का फाड़ के फेंकी दो, उनको भी थैंक यू। आइए देखते हैं टॉपिक में हम कहाँ पे थे। तो टॉपिक में हमने देखने वाले थे इनवर्टिब्रेट्स के ऑर्गन। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ से। अब कोई पूछ सकता है कि क्यों प्रोटोजोआ, काहे लिए प्रोटोजोआ, काहे मजाक है का, कहीं से भी उठा के प्रोटोजोआ कहाँ लिखा था इसमें, इस सिलेबस में कहाँ दिया है प्रोटोजोआ भैया। इनवर्टिब्रेट्स है प्रोटोजोआ, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, इसीलिए स्टार्टिंग में इनवर्टिब्रेट्स फाइलम के नाम दिए थे। उसमें जाके देख लीजिएगा, सबसे ऊपर है प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करता है वो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करता है। बाकी कुछ प्रोसेस उसमें डिफ्यूजन के थ्रू भी होती है। तो देखिए, ये रहा आपका प्रोटोजोआ का बहुत ही सुंदर सा फिगर, देख के आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि सारा कराया इसी फिगर का है। फिगर में कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि यही वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जिसके थ्रू एक्सक्रेशन की प्रोसेस खासकर प्रोटोजोआ के अंदर, या कह सकते हैं अमीबा के अंदर आपको देखने को मिलता है, या प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखता है। तो देखिए, जो आपके प्रोटोजोआ हैं वो आपके एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटोजोआ वो एक कोशिकीय, वन सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम नॉर्मली भी कह सकते हैं कि जो सिंगल सेल से बने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज करने के लिए, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक पर्टिकुलर अपना एक स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। उनके अंदर यह प्रोसेस डिफ्यूज़न के थ्रू, विसरण, ठीक है, हिंदी में कहें तो विसरण के थ्रू, यानी कि डिफ्यूज़न के थ्रू धीरे धीरे बॉडी से वो बाहर हो जाती है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जो सिंगल सेल्ड आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कोई खास एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है जो उनके अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर करे। उनके अंदर वही डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी सरफेस से वेस्ट मटेरियल को अपना बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये मैंने सिंगल सेल्ड और वाले ऑर्गेनिज्म की बात की है कि उनके अंदर इस तरीके से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। अभी फिलहाल में हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं। तो प्रोटोजोआ के अंदर किस तरीके से होता है और प्रोटोजोआ के अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो भी आपको बताता हूं। पहले समझिए कि प्रोटोजोआ के अंदर एक्सक्रेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो ध्यान से समझिए, जब वो खाना खाते हैं और फूड वैक्यूल में जाने के बाद वो खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो भी खाने से उनको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं वो तो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो आपका वेस्ट मटेरियल बचता है उसको आगे एक्सक्रीट आउट, यानी कि बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक मन में ये भी डाउट आता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस तरीके के सब्सटेंस होते हैं। तो हमें भी पता है, हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है कि वो नाइट्रोजनस वेस्टेज सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब होता है। और इन्हीं सब मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब क्या है, बहुत एक हार्मफुल सब्सटेंस है और ज़्यादा देर तक बॉडी में रहेंगे तो वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, सिंपल सी बात है। तो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को उस प्रोटोजोआ के अंदर प्रेजेंट वाटर के अंदर इस नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है उसको घोल देता है, उसके बाद नॉर्मल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू इसे बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा जो इनके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, और उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान जो भी आपके हार्मफुल रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसको भी जो प्रोटोजोआ होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही बॉडी से बाहर करता है। तो चाहे रेस्पिरेशन की बात की जाए और चाहे डाइजेशन की बात की जाए, इन दोनों प्रोसेस के बाद जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट बनता है, वेस्टेज होता है, उसको बॉडी के बाहर डिफ्यूजन की ही प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। वो बात अलग है कि इस डिफ्यूजन की प्रोसेस में जो वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो इस प्रोसेस में हेल्प करती है, इसीलिए इसे, यानी कि प्रोटोजोआ के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में काउंट किया जाता है। लेकिन नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ के अंदर कोई भी अपना एक स्पेसिफिक एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें यह प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू होती है। वो बात अलग है कि डिफ्यूजन की प्रोसेस में एक्सक्रेटरी ऑर्गन हेल्प करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है, इसी वजह से इसे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काउंट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं पूरी बात क्लियर की होगी, माने कोई भी मन में डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कोई डाउट रह जाए तो प्यार से बोल दीजिएगा, हम आपसे एक और वीडियो के थ्रू इसे ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारे नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएंगे। आगे देखिए, बाकी ये फिगर में आप देख ही पा रहे हैं, यही आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फिगर है, आप अच्छे से देख सकते हैं। जो भी देख समझना है समझ लीजिए, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं जो आपको एक्सप्लेन करना पड़े, सिंपल सा ये रहा, ये आपके अमीबा, क्योंकि आपका प्रोटोजोआ के ही एग्जाम्पल अमीबा भी हैं, पैरामीशियम भी हैं, ट्रिपेनोसोमा भी हैं। इसी वजह से अमीबा में भी किस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो आपको दोनों फिगर दिखा रहा हूं। आपको ये वाला फिगर बना लेना है कॉपी में, आराम से दिखा देना है कि ये रहा प्रोटोजोआ, इसके अंदर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। बात खत्म। देखिए इसके अलावा समझिए, बॉडी के अंदर जो ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होता है और वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, तो उसे भी उस कार्बन डाइऑक्साइड को वैसे तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू सेल सरफेस से, यानी कि जो बॉडी वॉल होती है वहाँ से बाहर तो किया ही जाता है, उसके अलावा जो आपका बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया होता है उसको बॉडी के थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की सहायता से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब सेल सरफेस के भी थ्रू डिफ्यूज किया जाता है, बाकी जो बचा खुचा रह जाता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू भी बाहर कर दिया जाता है। यही रीजन है कि उस मतलब हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी बातें क्लियर हो गई। मैंने आपको बता दिया था कि प्रोटोजोआ आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। और मैंने आपको बताया था कि सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही बाहर होता है। उम्मीद करता हूँ सारी बात क्लियर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय। हाँ, ये चीज़ जान लीजिए कि अगली वीडियो में हम इसके और भी इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो अन्य भी सदस्य हैं या अन्य जो फाइला हैं उनके बारे में देखेंगे और उनके अंदर किस प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं उनको भी देखेंगे। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।